फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के बीएड ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड के लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम से रिलेटेड टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है वेरियस फॉर्म एंड काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के विभिन्न रूप या प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मुख्यतः दो दृष्टियों से भाषा के रूप हैं। पहला प्रयोग की दृष्टि से और दूसरा है हमारा व्यवहार की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के मुख्यतः तीन रूप हैं। हमारा पहला रूप है उच्चारित या मौखिक रूप, जिसको हम ऑरल फॉर्म कह सकते हैं। उच्चारित या मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है और सबसे प्राचीनतम रूप है। मौखिक भाषा का जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ है। मानव जन्म के कुछ महीने के बाद ही बोलना शुरू कर देता है। जब श्रोता सामने होता है तब मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, या जो भाषा सिर्फ बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है एवं मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए कंठ, तालु, ओष्ठ आदि स्वर तंत्रियों के सहयोग से विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग उच्चारित रूप में होता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी उच्चारित या मौखिक रूप, इसे ऑरल फॉर्म भी कहते हैं। यानी यह रूप लैंग्वेज का मेन फॉर्म है और सबसे प्राचीन है। इसका जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही प्राचीन समय में ही हुआ है और ऑरल लैंग्वेज का यूज बच्चे जन्म के कुछ महीने के बाद ही करना शुरू कर देते हैं, और जब सुनने वाला सामने होता है तब इसी ऑरल फॉर्म का यूज किया जाता है। साथ ही जिस लैंग्वेज का यूज बोलचाल के लिए हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बोलकर करने में करते हैं, वह लैंग्वेज का ऑरल फॉर्म्स कहलाता है या फिर मौखिक रूप कहलाता है। हमारा दूसरा रूप है लिखित रूप या रिटन फॉर्म। लिखित रूप का प्रयोग मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को किसी भी लिपि में लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। जब श्रोता सामने न हो तब भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता होती है। इस रूप को सीखने के लिए प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है, जिससे हम अपने भाव एवं विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही इसके माध्यम से हम ज्ञान का संचय भी करते हैं। यानी कि दूसरा रूप है लिखित रूप, या जिसे हम रिटन फॉर्म भी कहेंगे। इस फॉर्म का यूज हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को किसी भी स्क्रिप्ट में लिखकर या रिटेन में किसी अन्य तक पहुंचाते हैं, तब जब वह सामने नहीं होता है। और इस फॉर्म को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यह रूप लैंग्वेज का परमानेंट रूप होता है, यानी कि यह पूर्ण रूप से अस्थायी होता है, और इस फॉर्म के थ्रू हम अपने आने वाली जनरेशन को अपनी नॉलेज और थॉट्स को दे सकते हैं और किसी भी नॉलेज को सिक्योर भी कर सकते हैं। हमारा तीसरा रूप है सांकेतिक रूप, या जिसे साइन फॉर्म भी कहते हैं। जिन संकेतों के माध्यम से छोटे बच्चे या विशेष लोग, जैसे जो गूंगे बहरे होते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, तो इन संकेतों को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। साथ ही इस रूप का प्रयोग विशेष स्थानों पर विशेष लोगों द्वारा भी किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रित करने वाली ट्रैफिक पुलिस। यानी तीसरा रूप है सांकेतिक रूप या साइन फॉर्म। इस फॉर्म के थ्रू छोटे बच्चे, तीसरा रूप है सांकेतिक रूप या साइन फॉर्म। इस फॉर्म के थ्रू छोटे बच्चे या कुछ स्पेशल पर्सन जो सुन या बोल नहीं सकते हैं, वे अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं। और हाँ, इसके लिए किसी भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। एक और बात, इसका यूज विशेष जगहों पर भी किया जाता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस इशारों के द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल करती है। हमारा दूसरा रूप है व्यवहार की दृष्टि से भाषा के रूप। मानवीय व्यवहारों के अनुरूप भाषा को निम्न रूपों में बांटा गया है, या भाषा के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। हमारी पहली भाषा है मातृभाषा या मदर टंग। मातृभाषा का सामान्य अर्थ होता है माता पिता से सीखी हुई भाषा, या अपनी जन्मभूमि में प्रयोग की जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण के द्वारा सीखी हुई सहज बोली का बदला हुआ रूप, जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है। साथ ही यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, जो मातृभाषा कहलाती है। यानी मातृभाषा या मदर टंग, इसका नॉर्मल एक डिफिनेशन होगा कि माता पिता से सीखी हुई भाषा, या फिर जहाँ हमारी जन्मभूमि है वहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी हुई लैंग्वेज मातृभाषा या मदर टंग कहलाती है। यह लैंग्वेज हम अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलते हुए सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं और सीखते हैं। यानी कि इसको सीखने के लिए किसी फॉर्मल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, हम या बच्चे इसे अपने आप ही सीख जाते हैं। हमारी दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज।
मातृभाषा के बाद राष्ट्रभाषा का ही स्थान होता है। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है जो संवैधानिक तौर पर मान्य होती है, जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता बोलती है और समझती है। साथ ही पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है तथा प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी भी देश के संपूर्ण देशवासियों के बीच संपर्क तथा विचारों का आदान प्रदान एक राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही होता है। यानी राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज मातृभाषा के बाद इसी का स्थान होता है और हर देश की एक लैंग्वेज संवैधानिक तौर पर मान्य होती है और जो उस देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। साथ ही ऑफिशियल यूज के लिए और इमोशनल यूनिटी के लिए भी मान्य होती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। साथ ही एक देश के संपूर्ण देशवासियों के बीच यह एक संपर्क के रूप में काम करती है और साथ ही उनके विचारों का आदान प्रदान का ये सबसे अच्छा माध्यम होता है। यानी थर्ड लैंग्वेज है अंतर्राष्ट्रीय भाषा या इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के बीच एक्टिविटी का आदान प्रदान होता है, वह इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। जिस भाषा के माध्यम से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच कार्यकलाप तथा आदान प्रदान चलता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र के बीच परस्पर आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा का होना अति आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा को विश्व भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। इस भाषा के माध्यम से विश्व राष्ट्रों के साथ विचारों तथा नीतियों का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही वैज्ञानिक विकास एवं आविष्कारों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा विकसित राष्ट्रों के ज्ञान विज्ञान का लाभ विकासशील राष्ट्र उठाते हैं। यानी थर्ड लैंग्वेज है अंतर्राष्ट्रीय भाषा या इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के बीच क्रियाकलापों का आदान प्रदान होता है, वह इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। और प्रत्येक कंट्री के बीच इकोनॉमिकल, कमर्शियल और कल्चरल रिलेशन को इंक्रीज करने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को वर्ल्ड लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया, क्योंकि इस लैंग्वेज के थ्रू पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़, अपनी पॉलिसी आदि का आदान प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि साइंटिफिक डेवलपमेंट और इन्वेंशन का भी ज्ञान प्राप्त करता है और इससे विकसित देश के ज्ञान विज्ञान इतना ही नहीं बल्कि एक विकसित देश के साइंटिफिक डेवलपमेंट और इन्वेंशन के नॉलेज का बेनिफिट एक विकासशील देश उठाते हैं। हमारी फोर्थ लैंग्वेज है संस्कृति भाषा या कल्चर लैंग्वेज। जिस भाषा के साहित्य में किसी जाति अथवा राष्ट्र की मूल सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है, वह उस जाति अथवा राष्ट्र की संस्कृत भाषा कही जाती है। जैसे संस्कृत भाषा हिंदू जाति और भारत देश की संस्कृति भाषा है। इसके साहित्य में हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति सभी कुछ निहित है। यानी संस्कृत भाषा या कल्चर लैंग्वेज, यानी कि जिस लैंग्वेज के लिटरेचर में किसी भी कंट्री की नेटिव सिविलाइजेशन और कल्चर समाहित होती है, वह उस कंट्री की कल्चरल लैंग्वेज होती है। उदाहरण के तौर पर संस्कृत भाषा हिंदू जाति और भारत की संस्कृति भाषा है, क्योंकि इसके साहित्य में हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलती है। हमारी फिफ्थ लैंग्वेज है मूल भाषा या ओरिजिनल लैंग्वेज। प्राचीन काल में बहुत ही कम भाषाएं थी। कालांतर में एक भाषा से अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। भाषा विज्ञान में इसे ही मूल भाषा कहा जाता है, जिसे कई भाषाओं का जन्म हुआ है। जैसे वैदिक संस्कृत से अनेक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, बंगाली, हिंदी आदि का जन्म और विकास हुआ है। यहाँ संस्कृत मूल भाषा हुई। यानी मूल भाषा या ओरिजिनल लैंग्वेज से ही प्राचीन समय में अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई है। भाषा विज्ञान में इसे ही मूल भाषा कहा जाता है। जैसे वैदिक संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं, जैसे प्राकृत हो गया, पाली हो गया, हिंदी हो गया, या फिर और सारी भाषाएं हैं जिनका जन्म और विकास हुआ है। हमारी सिक्स्थ लैंग्वेज है राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, उसे उस राज्य की राजभाषा अथवा शासकीय भाषा कहते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में केंद्रीय सरकार की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी उसकी सहभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। और प्रांतीय सरकारों की राजभाषा प्रांतीय भाषा है और अंग्रेजी उसकी सह राजभाषा है। यानी राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज किसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किया जाता है। उसे उस राज्य की राजभाषा या शासकीय भाषा या जिसे रूलिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं।
और हमारे देश में हिंदी हमारी राजभाषा और इंग्लिश को सहभाषा या साथ साथ चलने वाली भाषा कह सकते हैं। हमारी 7th लैंग्वेज है कूट भाषा या कोड लैंग्वेज। यदि भाषा को किसी कोड द्वारा निरूपित किया जाता है तो ऐसी भाषा कूट भाषा कहलाती है। यानी किसी भाषा को किसी कोड के थ्रू डिनोट किया जाता है तो ऐसी लैंग्वेज कूट भाषा कहलाती है। हमारी 8वीं भाषा है विशिष्ट भाषा या स्पेसिफिक लैंग्वेज। किसी विशेष वस्तु की भाषा विशिष्ट भाषा कहलाती है, जैसे कंप्यूटर की बाइनरी भाषा विशिष्ट भाषा है। हमारी 9th लैंग्वेज है बोलियां या जिसे डायलेक्ट कहते हैं। जिन स्थानीय उपभाषा का प्रयोग साधारण जन अपने घरों या समूहों में करता है उसे बोली कहते हैं। बोली को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है, जैसे मगही, भोजपुरी, अवधी आदि बोलियां हैं। यानी जिन स्थानीय उपभाषा या लोकल लैंग्वेज का यूज साधारण लोग अपने घर और अपने समूहों में करते हैं उसे ही बोली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डायलेक्ट कहते हैं और यह किसी स्पेशल एरिया में बोली जाती है और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मगही हो गई, भोजपुरी, अवधी, ये सारी हमारे देश की बोलियां हैं। अब हमारी 10th लैंग्वेज है मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मानक भाषा विद्वानों एवं शिक्षाविदों के द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, जैसे शुद्ध को इस रूप में भी लिख सकते हैं, शुद्ध, ये हो गया मानक रूप। अंत, ये मानक रूप है और ठंड, ये हो गया इसका मानक रूप। यानी मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज वह भाषा है जिसे भाषा विद्वानों एवं शिक्षाविदों के द्वारा लैंग्वेज के जिस स्टैंडर्ड फॉर्म को मान्यता दी है वह मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक ही लेटर के एक से अधिक रूप पॉपुलर होते हैं। उनके किसी एक रूप को भाषा विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी भाषा के विभिन्न रूप या प्रकार। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।